अभी हाल ही के दिनों में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने एक लंबा सुसाइड नोट लिखकर तथा सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर आत्महत्या कर ली। अपनी मौत के लिए अतुल ने पत्नी, ससुराल वालों के साथ साथ न्यायिक व्यवस्था को भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार ठहराया था। बिहार के रहने वाले अतुल की शादी एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एआई इंजीनियर निकिता से 2019 में हुई थी। दोनों का एक बेटा भी है, लेकिन विवाह के 3 वर्ष बाद ही मतभेदों के चलते उनके वैवाहिक जीवन में दरार आ गई और दोनों अलग अलग रहने लगे। अतुल बेंगलुरु में नौकरी करते थे, जबकि उनकी पत्नी निकिता गुरुग्राम में। आरोप है कि लड़की पक्ष ने परेशान करने की नियत से खुद को पीड़ित बताकर 2022 में जौनपुर के न्यायालय में उनके खिलाफ 9 मुकदमे दायर किए। बकौल अतुल झूठे आरोपों में उनके माता पिता को भी फंसाया गया। पेशी के लिए अतुल को बेंगलुरु से बार बार जौनपुर आना पड़ता था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में हाजिर रहने की उनकी मांग पर कोई फैसला नहीं किया गया। ऐसा तब है जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालयों में हाइब्रिड सुनवाई की जोरदार वकालत की है। अतुल के सुसाइड नोट के अनुसार जौनपुर के न्यायालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। न्यायाधीश ने उनसे सीधे रिश्वत मांगी। न्यायाधीश का पेशकार भी भरी अदालत में रिश्वत मांगता है। दहेज विरोधी कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इन सब बातों के साथ न्याय अभी बाकी है का उल्लेख करते हुए अतुल ने आत्महत्या का निर्णय कर लिया। उन्होंने अपनी आत्महत्या के लिए जिन 5 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया का नाम लिखा है। पारिवारिक न्यायालय की न्यायाधीश का अतुल सुभाष से सीधे 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता ही है। उस वक्त न्यायाधीश के व्यक्तिगत चरित्र पर भी सवालिया निशान लगाता है। यदि वे आरोप सही निकले तो निश्चित रूप से उस न्यायालय से न्याय की उपेक्षा तो नहीं ही की जा सकती। न्यायालय कानूनों के प्रभावी संचालन, विवादों के समाधान, वे ये सुनिश्चित करते हैं कि कानून का पालन किया जाए और किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन न हो, कानून का दुरुपयोग न हो और हर व्यक्ति को न्याय मिले। न्यायालयों के बिना समाज में अराजकता और अन्याय का प्रसार हो सकता है, लेकिन जब न्यायालय ही अराजक होने लगे तो पीड़ित न्याय की आस किससे करेगा। न्यायालय को इस बात को ध्यान रखना होता है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। परंतु अतुल सुभाष के मामले में न्यायालय के व्यवहार ने लोगों में निराशा का भाव भर दिया। भारत में दहेज प्रताड़ना की बढ़ती घटनाओं ने ही सरकार को दहेज विरोधी कानून बनाने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा और इस सामाजिक बुराई से बचना भी राज्य की ही जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार ने दहेज के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम 1961 जैसे कई कानून बनाए हैं। इनमें 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश पर कुछ दंडात्मक प्रावधान भी जोड़े गए हैं। दहेज के कारण मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा शैक्षिक और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इस क्रूर सामाजिक बुराई से निपटने के लिए धारा 304 बी दहेज मृत्यु, धारा 498 ए पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता यानी घरेलू हिंसा, धारा 113 बी दहेज मौत के बारे में अनुमान को भारतीय दंड कानूनों में इस बुराई को मिटाने के उद्देश्य से ही शामिल किया गया। लेकिन कालांतर में आरोप लगने लगे कि दहेज विरोधी कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पुलिस पर भी इसके दुरुपयोग के आरोप लगने लगे। वैवाहिक विवादों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति कोई नई बात नहीं है, लेकिन साधन संपन्न युवा अतुल सुभाष की आत्महत्या इन कानूनों के दुरुपयोग की खुली कहानी कह रही है। घरेलू हिंसा के शिकार विवाहित पुरुषों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने, दिशा निर्देश बनाने और पुरुषों की आवाज उठाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर नेशनल कमीशन फॉर मैन के गठन की मांग भी की गई है। याचिका में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि साल 2021 में 1.64 लाख लोगों ने आत्महत्या की। इनमें से 81,063 लोग विवाहित पुरुष जबकि 28,680 विवाहित महिलाएं थी। कहना न होगा कि ये आंकड़े चिंताजनक हैं। न्यायालयों ने भी इन कानूनों के दुरुपयोग की बात मानी है और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने तो इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने कई अवसरों पर यह देखा है कि प्रतिशोध, धमकी या अनावश्यक उत्पीड़न के लिए
इन कानूनों का दुरुपयोग किया गया है। राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2017 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि धारा 498A का कुछ मामलों में दुरुपयोग हो रहा है। अदालत ने झूठे मामलों को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जैसे हर शिकायत की जांच के लिए परिवार कल्याण समिति का गठन और तत्काल गिरफ्तारी से बचने की सलाह दी। सावित्री देवी बनाम रंजीत कुमार 2003 मामले में अदालत ने माना कि कुछ मामलों में दहेज कानूनों का उपयोग उत्पीड़न के लिए किया गया है और ये मूल उद्देश्य यानी महिलाओं की सुरक्षा से भटका रहा है। न्यायालयों ने ये स्पष्ट किया कि दहेज से संबंधित अपराध गंभीर हैं और इन कानूनों की जरूरत तो है, लेकिन इनका दुरुपयोग रोकने के लिए उचित जांच और संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। झूठे मामलों में फंसे निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा के लिए अदालतें सक्रिय भी रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में कहा कि ये एक तथ्य है कि धारा 498A एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, जिसे असंतुष्ट पत्नियों द्वारा ढाल के बजाय एक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये परेशान करने का सरल तरीका है। बहुत से मामलों में विदेश में रहने वाले पति के बूढ़े और बिस्तर पर पड़े माता पिता, उनकी बहन जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसलिए शीर्ष अदालत ने आईपीसी की धारा 498A के तहत गिरफ्तारी से पहले ये निर्देश जारी किए कि राज्य सरकार पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार न करने का निर्देश दे जब तक कि आवश्यकता महसूस न हो और सीआरपीसी की धारा 41 के तहत निर्धारित सभी शर्तें पूरी न हों। सभी पुलिस अधिकारी धारा 41(1)(b) के तहत दिए गए उपखंडों वाली एक जांच सूची प्रदान करेंगे और उन्हें गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कारण और सामग्री प्रस्तुत करनी होगी। मजिस्ट्रेट आरोपी को हिरासत में लेने के लिए अधिकृत करते समय पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन करेगा और इसकी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही हिरासत की कार्रवाई को पूरा कर सकता है। अरनेश कुमार मामले के निर्णय के बाद वैवाहिक विवादों में अनायास गिरफ्तारी के मामले में कमी आई है। न्यायालयों के द्वारा किसी भी कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अतुल सुभाष के सुसाइड नोट ने न्यायालयों की आंतरिक भ्रष्ट व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। वैसे ये सवाल पहले से खड़े किए जाते रहे हैं, इसलिए न्यायालयों में कैमरे लगाने की मांग उठती रही है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई करते हुए वर्ष 2017 में न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने देश भर के उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि जिला और सत्र न्यायालय 3 महीने के अंदर अदालत कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाए, लेकिन उसमें आवाज रिकॉर्डिंग न हो। शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि सीसीटीवी फुटेज आरटीआई के तहत उपलब्ध नहीं होगी और संबंधित उच्च न्यायालय की अनुमति के बगैर वह किसी को नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की खंडपीठ ने भी एक जनहित याचिका पर ऐसा ही आदेश पारित किया था, परंतु अभी तक जिला न्यायालयों में कैमरे नहीं लग पाए हैं, जिसके कारण बिना किसी रोक टोक के जिला न्यायालयों में आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले धड़ल्ले से चल रहे हैं। समाज में व्याप्त दहेज के अभिशाप व महिलाओं के विरुद्ध अन्य अपराधों के चलते अंकिता सिंघानिया जैसी कई विवाहिता या अन्य महिलाएं पीड़ित हो सकती हैं, परंतु दहेज कानूनों के प्रावधान के दुरुपयोग के चलते अतुल सुभाष जैसे युवा जस्टिस इज ड्यू अर्थात न्याय अभी बाकी है की गुहार लगाते हुए आत्महत्या के लिए विवश होते रहेंगे। वैश्विक स्तर पर भारत की त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली को सर्वोच्चतम न्याय प्रणाली माना गया है, परंतु जिससे न्याय की अपेक्षा हो वही न्यायाधीश पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे, मामले को निपटाने के लिए रिश्वत मांगे, तब न्याय प्रणाली पर आमजन का भरोसा बनाए रखना एक कठिन चुनौती बना रहेगा। अब आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, अपने विचार रखिए और जाते आते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।